हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आर यू डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरी चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो हमको पता है हम इंडस्ट्री 4.0 जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो उसका कोड है 31619226। ये जो इंडस्ट्री 4.0 जो है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट आता है। सेमेस्टर 6 जो ब्रांच जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में ये आता है। तो हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0। इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0 में अगर बात करें तो अभी तक हमने कवर किए हुए दो टॉपिक है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0 जो हमने वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट किया था। उसके बाद कोर आइडिया ऑफ इंडस्ट्री 4.0 वो भी हमने वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट किया था। वीडियो नंबर 2 में बात करें तो ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 वो भी हमने क्लियर कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा। और अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्री 4.0 प्रोडक्शन सिस्टम अ स्मार्ट फैक्ट्री। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा ये सीरीज़। ओके, और आने वाले समय में और भी वीडियो जो है मैं अपलोड करते रहूँगा, तो प्लीज़ आप मेरी चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 1.4 इंडस्ट्री 4.0 प्रोडक्शन सिस्टम ए स्मार्ट फैक्ट्री। हम फिगर 1.2 में देखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फिगर 1.2 रिप्रेजेंट द इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री। द कोर प्रोसेस is digital to physical conversion in a reconfigurable manufacturing system. Reconfigurable manufacturing system are the latest advance in the development of a manufacturing system। यानी कि ये जो फिगर 1.4 में जो है वो इंडस्ट्री 4.0 जो है वो स्मार्ट फैक्ट्री का एक प्रतिनिधित्व करता है। ओके, एक रिकॉन्फ़िगरेबल है यानी कि पुनः कॉन्फ़िगरेशन करने वाली एक योग्य निर्माण प्रणाली में मूल प्रक्रिया जो है वो डिजिटल से फिजिकल कन्वर्जेशन यानी कि भौतिक रूपांतरण है। ये एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की एक डेवलपमेंट में जो है वो रिकॉन्फ़िगरेशन करने योग्य जो डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, तो सिंपल अगर बात करें तो इंडस्ट्री 4.0 में आप देख रहे हो ये एक प्रकार का बिग डेटा है। ठीक है, तो ये बिग डेटा यानी कि क्या होता है, उसमें एनालिटिक्स होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर हम क्या करते हैं वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइस। ओके, फिर उसमें भी आता है साइबर सिक्योरिटी। तो इसका जो है वो स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज में ये इन सब का स्टोरेज होता है। ओके, तो इनसे जो है वो मास कस्टमाइजेशन भी होता है, ऑन डिमांड प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग एंड सर्विस। उसके बाद उसके आगे जाए तो आईटी सपोर्ट कंट्रोल, ये हम पूरा का पूरा जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके नीचे जो है वो ये है डिजिटल टू फिजिकल कन्वर्सेशन यानी कि ह्यूमन टू मशीन, मशीन टू ह्यूमन, या तो फिर ह्यूमन मशीन टू मशीन, ये सब होता है। वो सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम स्मार्ट फैक्ट्रीज बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आगे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि उसमें क्या होता है कि द फर्स्ट स्टेप वाज फिक्स्ड प्रोडक्शन लाइंस विथ द मशीन्स डेडिकेटेड to the performance of specific tasks, so only the products could be products प्रोड्यूस। यानी कि क्या है कि पहला कदम जो है वो विशिष्ट कार्यों के प्रदर्शन के लिए समर्पित मशीनों के साथ उत्पादन लाइनें तय करना था, ताकि केवल एक उत्पादन का उत्पादन किया जा सके। ओनली वन प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट स्टेप वॉज फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम्स विथ प्रोग्रामेबल मशीन्स दैट अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ variety of different products but offered no flexibility in the production capacity। यानी कि अगला कदम जो है वो प्रोग्राम करने योग्य मशीन के साथ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम थी, जिसने विभिन्न उत्पादनों के उत्पादन की अनुमति दी, लेकिन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी तो वो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्या है तो एज द रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट आर कॉन्फ़िगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एबल टू एडॉप्ट देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू फॉलो एवर चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि क्या है कि इंडस्ट्री 4.0 में क्या हुआ कि रिकॉन्फ़िगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि नवीनतम विकास के परिणाम के रूप में रिकॉन्फ़िगरेशन करने योग्य जो प्रणाली थी। ओके, तो उनमें अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों को अनुकूलित करने में जो है वो सक्षम है, ताकि जो
टाइप्स ऑफ क्वांटिटी એટલે यानी कि प्रकार और मात्रा की लगातार बदलती जो बाजार में आवश्यकता है तो उसका जो है वो पालन किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्या है कि बिटवीन इंडस्ट्री 4.0 मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सच एज 3D प्रिंटिंग इज ऑफन मेंशन एज वन ऑफ द की technologies. In combination with rapid prototyping methods, including 3D modeling, a direct digital thread can be established from design to production facilities a shorter time from the idea to the product. यानी कि अगर इंडस्ट्री 4.0 में जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ के बीच जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि योगात्मक विनिर्माण जैसे कि 3D प्रिंटिंग का उल्लेख जो है वो अक्सर प्रमुख तकनीकी यानी कि मेन टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं तो उसमें उसके एक रूप में किया जाता है। 3D मॉडलिंग सहित रैपिड प्रोटोटाइपिंग विधियों में जो संयोजन में डिज़ाइन से उत्पादन तक एक सीधी डिजिटल थ्रेड स्थापित किया जा सकता है जिसके विचार से उत्पाद तक कम की सुविधा मिलती है। ओके, इस लाइन की अगर मैं समरी निकालूँ तो क्या होता है कि अगर आप रैपिड प्रोटोटाइपिंग या तो फिर जो ऑब्जेक्ट का जो 3D मॉडल आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर या तो फिर सॉलिड केम क्रियो तो उन सब में बनाते हो। ओके, तो ये जो है वो कम लागत में बन जाता है या तो फिर हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि कम समय में जो है वो ये सुविधा मिलती है तो फिर ये यूज़ होता है। ओके, मतलब जल्दी अगर आपको करना है जब मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप 3D मॉडल या तो फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग करके इस्टेब्लिश कर सकते हो। ओके, तो ये भी एक बहुत बढ़िया तकनीक है जिससे आप टाइम जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। तो until now, however, additive manufacturing cannot always reach the same quality as a conventional industrial processes and some new materials still need to be developed. यानी कि अब तक की हालांकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो एक हमेशा पारंपरिक औद्योगिक प्रक्रिया के सेम क्वालिटी तक नहीं पहुंच सकती है और कुछ नई सामग्रियों को अभी भी विकसित करने की आवश्यकता है। अब आगे देखेंगे मशीन्स इज इंडस्ट्री 4.0 फैक्ट्री आर साइबर फिजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड विथ ICT components. They are autonomous systems that can make their own decision based on machine learning algorithms and real-time data capture एनालिटिक रिजल्ट एंड रिकॉर्डेड सक्सेसफुली पास्ट बिहेवियर्स। यानी कि इंडस्ट्री 4.0 जो फैक्ट्रीज में मशीनें जो है वो साइबर फिजिकल सिस्टम तो ICT घटकों के साथ वो एकीकृत एक साइबर फिजिकल सिस्टम है। ओके, तो वो क्या करता है तो कोई ऑटोनोमस सिस्टम એટલે કે स्वायत्त प्रणालियाँ है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और रियल टाइम डेटा कैप्चर एनालिटिक्स रिजल्ट और रिकॉर्ड किए गए सक्सेसफुल रिकॉर्ड्स के आधार पर जो है वो अपना डिसीजन लेती है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो टिपिकली प्रोग्रामेबल मशीन्स लाइक CNC एंड NC। ओके, CNC यानी कि कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड NC यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल आर यूज्ड विथ ए लार्ज शेयर ऑफ मोबाइल एजेंट्स एंड रोबोट्स एबल टू सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेल्फ ऑप्टिमाइजेशंस। એટલે કે आमतौर पर प्रोग्राम करने योग्य मशीन जो CNC और NC का उपयोग किया जाता है ओके प्रोग्राम करने के लिए, जिसमें मोबाइल एजेंट और रोबोट का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो एबल होता है, जो सक्षम होता है। ओके, अब आगे देखते हैं प्रोडक्ट्स इन सच फैक्ट्रीज अल्सो स्मार्ट with embedded sensor that is used via a wireless network for real-time data collection for localizations for measuring products state and environment conditions. Smart products also have control and processing capabilities। એટલે કે ऐसे फैक्ट्रीज में उत्पादक भी जो है वो स्मार्ट होते हैं। ओके, जिसमें एम्बेडेड सेंसर होता है जिसका उपयोग वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से स्थानीयकरण के लिए रियल टाइम डेटा स्टोरेज के लिए उत्पादन की स्थिति और पर्यावरण की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। स्मार्ट प्रोडक्ट्स में कंट्रोल यानी कि नियंत्रण और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज यानी कि प्रसंस्करण क्षमताएं भी होती है। Thus, they can control their logistical path through the production and even optimize the production workflow that concern them. Furthermore, smart products are capable of monitoring their own state during the whole life cycle, including ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एप्लीकेशन। यानी कि इस प्रकार के उत्पादन के माध्यम से अपने लॉजिस्टिकल पाथ को जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं और यहाँ तक कि जो प्रोडक्शन वर्क फ्लो को नियंत्रित या तो फिर अनुकूलित कर सकते हैं जो उनके संबंधित है
इसके अलावा जो बात करें तो वो है स्मार्ट उत्पादन जो है वो अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान अपने स्वयं के राज्य की निगरानी करने में जो है वो सक्षम है, जिसमें उनके लाइफ टाइम और एप्लीकेशन के दौरान भी उसमें इंक्लूडेड है, शामिल है। ओके, फिर आता है थिस एनेबल प्रेक्टिव conditions based on maintenance that is especially valuable for products embedded in a large system like example power converters in electric grills। यानी कि यह प्रोडक्ट जो है वो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस यानी कि स्थिति आधारित रख रखाव को जो है वो सक्षम बनाता है, जो विशेष रूप से बड़े सिस्टम में एम्बेडेड प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो मूल्यवान है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिल्स में पावर कन्वर्टर्स। द नेक्स्ट इज डेटा। In Industry 4.0, the production elements have virtual identity along with their physical representation. A data object is stored in a data cloud. Such virtual identity can include a variety of data and information about the product, from document to 3D models, individual intensifier, current status data, history information and measurement टेस्ट डेटा। यानी कि उद्योग 4.0 यानी कि इंडस्ट्री 4.0 में प्रोडक्शन एलिमेंट्स की उनके फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ वर्चुअल आइडेंटिटी यानी कि पहचान होती है। डेटा क्लाउड में डेटा ऑब्जेक्ट संग्रहित किया जा सकता है। इस तरह की वर्चुअल आइडेंटिटी में दस्तावेज से लेकर 3D मॉडल, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, करंट स्टेटस ऑफ डेटा। ओके, फिर आता है इतिहास की जानकारी और माप परीक्षण डेटा तक उत्पादक के बारे में विभिन्न प्रकार के डेटा और जानकारी शामिल हो सकती है। डेटा अगर आप सिंपल अगर बात करें तो अगर आप MI मोबाइल यूज़ करते हो रेडमी का, ओके, तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है MI क्लाउड का। तो MI क्लाउड सिंपल अगर बताऊँ तो आपके पास पहले जो है वो ID पासवर्ड मांगते हैं, ठीक है। तो आप अपना ID और पासवर्ड वो जनरेट करते हो, तो वो जो डेटा जो है आपके जो भी गैलरी में फ़ोटोज़ है वो सब उसमें सेव होता है। अगर बाई चांस अगर आपका फ़ोन अगर कहीं गुम हो जाता है तो वो क्या करता है, वो डेटा अगर आप दूसरे फ़ोन में आप डालोगे अपना ID पासवर्ड, तो वो क्या करेगा, जो आपकी गैलरीज में जो फ़ोटोज़ थे बराबर, तो वो उस फ़ोन में डायरेक्टली इंक्लूड कर देगा। ओके, तो ये डेटा क्लाउड जो है वो MI क्लाउड के जैसा ही है, या तो फिर उसकी कॉपी हम समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं उदाहरण दूँ तो वो है अपना गूगल। तो गूगल की ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है सॉरी, जैसे कि मैं बात करूँ तो गूगल फ़ोटोज़। तो वो गूगल फ़ोटोज़ क्या करता है, तो आपकी जो गैलरी में सेव है फ़ोटोज़, तो वो सिंपली उसमें वो एडजस्ट कर लेता है। ओके, तो आप जब चाहे जहाँ चाहे वो अगर आप गैलरी में से भी आप डेटा अगर वो डिलीट कर देते हो तो भी वो गूगल फ़ोटोज़ में डेटा रह जाता है। सिंपल बात करूँ तो तीसरा एग्जांपल दूँ तो वो गूगल ड्राइव, जिसमें हम PDF जो है वो सेव करते हैं, तो वो भी बेटर ऑप्शन है डेटा के लिए। तो ऐसे ही 3D मॉडल जो है वो इंडस्ट्री में स्टोर होते हैं। ओके, तो अगर हमको से अगर डायमेंशंस थोड़ा डिफरेंट देना है तो वो हम उसकी कॉपी करके उसमें इंक्लूड थोड़ा एडजस्ट करके हम ऐसे कर सकते हैं। वो सब डेटा जो है वो उसमें स्टोर होता है। ओके, तो बस यही डेटा एकदम ईजी है, सिंपल है फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं interoperability and connectivity. Important element of the Industry 4.0 concept are also interoperability and connectivity, a continuous flow of information between the devices and components, machine to machine interactions એટલે કે M2M, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एंड एक्टर्स शुड बी एस्टैब्लिश। यानी कि इंडस्ट्री 4.0 के महत्वपूर्ण तत्व में भी इंटरऑपरेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी है। डिवाइस और कंपोनेंट्स के बीच सूचना का एक निरंतर प्रवाह, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन यानी कि M2M मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो स्थापित किया जाना चाहिए। हियर बाय द मशीन्स, प्रोडक्ट्स एंड फैक्ट्रीज कैन कनेक्ट एंड कम्युनिकेट वाया the industrial LOT, mostly based on the wireless network. Another important topic is human to machine H2M collaboration that is necessary as some production tasks are too unstructured to be fully automated. यानी कि इसके द्वारा जो मशीन, प्रोडक्ट्स और कारखाने, फैक्ट्रीज, ओके, तो लोट એટલે કે ज़्यादा वायरलेस नेटवर्क पर आधारित के माध्यम से कनेक्ट और कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय जो है वो है मानव से मशीन H2M सहयोग है जो आवश्यक है, क्योंकि कुछ उत्पादन कार्य पूरी तरह से ऑटोमेटेड होने के लिए बहुत असंरचित है। सिंपल अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स अगर आप अहमदाबाद में रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर साणंद पावर प्लांट है। ओके, तो टाटा का जो साणंद में जो पावर प्लांट है, ओके, तो उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ मशीन्स जो है वो ऑटोमेटेड ही है। ओके, लेकिन कुछ हद तक जो है वो जब क्वालिटी टेस्टिंग की आती है, मेंटेनेंस की बात आती है, तो जो रोबोट्स है वो सक्षम नहीं है। ओके, तो कुछ हद तक हमें ह्यूमन इंटरेक्शंस भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार है ना मशीन जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, हमें थोड़ा देखना पड़ता है। ओके, क्योंकि जो मैनुअल काम है, जो
हम कर सकते हैं वो तो हमें करना ही होगा। तो यही है इसमें। अब आगे देखिए, ए lot of research efforts is currently also invested is so-called collaborative robotics. Here, human workers and especially design compliant robots work together in the executions of complex and unstructured work tasks at the manufacturing production line. यानी कि बहुत सारे शोध प्रयास वर्तमान में कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स में भी निवेश किए गए हैं। यहाँ ह्यूमन वर्कर्स और विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कॉम्प्लिएंट रोबोट्स यानी कि आज्ञाकारी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन पर कॉम्प्लेक्स और अनस्ट्रक्चर्ड कार्यों के लिए एक्सक्यूशन में एक साथ काम कर रहे हैं। यानी कि ह्यूमन टू मशीन भी हो रहा है और फिर मशीन टू मशीन इंटरेक्शन भी हो रहा है। Such tasks were done completely manually before advanced user interface are developed for new forms of machine to human communication. They often include teleoperation and are based on augmented reality environments. यानी कि इस तरह के कार्य पहले पूरी तरह से मैन्युअल रूप से किए जाते थे। मशीन टू ह्यूमन संचार के नए रूपों के लिए उन्नत उपयोगकर्ता इंटरफेस विकसित किए गए हैं। वे अक्सर टेली ऑपरेशन शामिल किया करते हैं और ऑटोमेटेड रियलिटी एनवायरनमेंट पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है आईटी सपोर्ट। सॉफ्टवेयर टूल्स आर क्रूशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ द इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री। फिगर 1.4 शोन दैट वेल नॉन पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम। એટલે કે यानी कि इंडस्ट्री 4.0 जो है वो स्मार्ट फैक्टरिंग के संचालन के लिए सॉफ्टवेयर एक महत्वपूर्ण है। ओके, वो डिवाइस जो है वो महत्वपूर्ण है। मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम के समर्थन सॉफ्टवेयर की प्रसिद्ध पिरामिड संरचना को दर्शाता है। हम देखेंगे अभी पिरामिड, ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान भटकाना मत। ओके, तो मैं डिस्कस करूँगा। चलो ऑन द बेसिस लेवल द एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी कि फर्स्ट जो है वो पिरामिड का जो टॉच वाला भाग है तो वो है ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग टूल इज इम्प्लीमेंटेड। ERP इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर बिजनेस प्लानिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्केल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, HR मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्यावसायिक स्तर पर एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लान यानी कि ERP टूल जो है वो कार्यान्वित किया जाता है। ERP एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल बिजनेस प्लानिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, HR मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। यूजुअली એટલે કે आमतौर पर कॉमर्शियल अवेलेबल सॉल्यूशन आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि आमतौर पर व्यावसायिक रूप से जो है वो उपलब्ध समाधान जो है वो लागू किए जाते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं SAP, MS, ओरेकल वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने पिरामिड की बात की, तो जैसे मैंने कहा था ERP जो है वो पिरामिड का टॉच का भाग है। ओके, तो अभी तक हमने ERP देखा। अब आगे देखेंगे MES यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है वो है प्रोसेस लेवल कंट्रोल, यानी कि उसमें क्या आता है स्काडा यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विजिशंस। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है वो मशीन डिवाइस लेवल, यानी कि उसमें PLC यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल एंड रोबोट कंट्रोलर वो आता है। एंड फिफ्थ वन इज़ प्रोडक्शन लेवल, जिसमें हम देखेंगे हार्डवेयर, सेंसर और एक्चुएटर्स के बारे में। तो अभी हमने ERP तो देखा, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। अब दूसरा स्टेप है वो है MES। द सेकंड लेवल इज़ द ट्रेडिशनल ऑटोमेशन पिरामिड इज़ मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, यानी कि MES। इट सपोर्ट्स प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, प्रोडक्ट ट्रैकिंग, मेंटेनेंस ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, वर्कफोर्स ट्रैकिंग, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड सिमिलर। It cover aspects such as a management of the shop floor and communication with the enterprise business systems। वो दूसरा स्तर है वो है अपना MES यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन सिस्टम। ये उत्पादन जो है वो रिपोर्टिंग करता है, शेड्यूलिंग करता है, फिर डिस्पैचिंग यानी कि प्रेषण करता है, प्रोडक्ट ट्रैकिंग यानी कि उत्पादक ट्रैकिंग करता है, फिर मैनेजमेंट ऑपरेशन कर रखता है यानी कि रख रखाव संचालन रखता है, फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस यानी कि प्रदर्शन विश्लेषण करता है, वर्कफोर्स ट्रैकिंग यानी कि कार्यबल ट्रैकिंग करता है, फिर रिसोर्सेज एलोकेशन यानी कि संसाधन आवंटन और इसी तरह का समर्थन करता है। इसमें दुकान के फर्श के संबंधित उद्यम यानी कि व्यवसाय प्रणालियों के साथ संचार जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। आगे अगर देखेंगे तो
Most of the software solutions available on the market are centralized and not distributed to the shop floor elements. This is a major limiting factor when flexibility is needed due to the dynamic of customers' order flow and or चेंजिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशंस। यानी कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश सॉफ्टवेयर जो है वो शॉप फ्लोर में विपरीत नहीं किए जाते। यह एक प्रमुख सीमित कारक है जब ग्राहकों को ऑर्डर प्रवाह की गतिशीलता और शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन सहित बदलते उत्पादन परिवेश के कारण फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट ऑपरेशन लेवल इज प्रोसेस लेवल कंट्रोल बेस्ड ऑन सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशंस, यानी कि स्काडा कंट्रोल सिस्टम। स्काडा इज अ कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोलिंग एंड एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा एंड इट मॉनिटर कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज इंडस्ट्रियल प्लांट्स। यानी कि अगला ऑपरेटिव जो है वो है प्रोसेस लेवल कंट्रोल, यानी कि स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन कंट्रोल सिस्टम पर आधारित प्रक्रिया स्तर नियंत्रण है। स्काडा जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम है जो रियल टाइम डेटा का जो एकत्र करती है और विश्लेषण करता है, और यह औद्योगिक संयंत्रों की निगरानी, नियंत्रण और अनुकूलन भी करता है। नेक्स्ट, द मशीन डिवाइस लेवल हैज़ नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल लेवल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जैसे हमने फोर्थ स्टेप देखा वही है। ओके, PLC आप नहीं देखा तो फिर से एक बार वो अपना इमेज देख लीजिएगा। ओके, मैंने इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में दिया था आपको। वो है PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग ए मशीन और सिस्टम। ओके, तो अगला इसके बाद जो है वो है मशीन डिवाइस स्तर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल लेवल होता है, जैसे कि हम बात करें PLC का उपयोग किसी मशीन या सिस्टम को कंट्रोलिंग या तो फिर रेगुलेटिंग यानी कि विनियमित करने के लिए किया जाता है। At the field production level, the field device receive and output signal communicating with the machine controls. It includes hardware, sensor एंड एक्चुएटर्स। यानी कि फील्ड उत्पादन स्तर पर फील्ड डिवाइस मशीन नियंत्रण के साथ कम्युनिकेट करते हुए सिग्नल प्राप्त करते हैं और आउटपुट भी करते हैं। इसमें हार्डवेयर, सेंसर्स और एक्चुएटर्स जो है वो शामिल होता है। ERP and MES tool represent basic software in the company and are used since the 19th. Both systems have typically a modular structure but are centralized in their operation and thus have limited capability for dynamic adoption ऑफ द प्रोडक्शन प्लान। यानी कि ERP यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और MES टूल जो है वो कंपनी में बेसिक सॉफ्टवेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं और 90 के दशक से उपयोग किए जाते हैं। दोनों सिस्टम्स में आमतौर पर एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उनके संचालन में जो है वो सेंट्रलाइज होती है और इस प्रकार प्रोडक्शन प्लान यानी कि उत्पादन योजना के डायनेमिक एडॉप्शन यानी कि गतिशील अनुकूलन के लिए लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है। Nevertheless, already implemented conventional ERP and MES systems should not be seen as a main obstacle to the introduction of the Industry 4.0 concept, but more as a step toward it. Namely, already the introduction of the common MES tool requires advanced IT infrastructure on the shop floor level, and this is also a predictions for further development towards a smart factory। यानी कि फिर भी पहले से ही इम्प्लीमेंटेड कन्वेंशनल ERP और MES सिस्टम को इंडस्ट्री 4.0 की शुरुआत में मुख्य बाधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि पहले क्या होता था कि इनको जो है वो एक बाधा के रूप में ये लोग को देते थे कि साला ये अड़चन है। ओके, लेकिन अभी के लिए जो है वो एक कदम के रूप में ये देखा जाता है, यानी कि आपको जो है वो काम जो है वो आसान करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि अर्थात पहले से एक सामान्य MES टूल की शुरुआत के लिए शॉप फ्लोर पर एक एडवांस IT इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और यह एक स्मार्ट फैक्ट्री की दिशा में आगे बढ़ने के विकास के लिए एक पूर्व शर्त भी है। The next important issue is information integration among ERP, MES and other software tools used in company.
Problems such as database integration and communication protocols need to be resolved। यानी कि अगला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ERP, MES और कंपनी में उपयोग किए जाने वाले अन्य सॉफ्टवेयर टूल्स के बीच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। डेटाबेस इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फॉर द इंडस्ट्री 4.0 द क्लासिकल ऑटोमेशन स्ट्रक्चर डज नॉट प्रेजेंट द बेस्ट सॉल्यूशन एज इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल इनफ फॉर एडॉप्टिंग टू द डायनेमिक चेंजेस इन द ऑर्डर फ्लो एंड एट द शॉप फ्लोर। यानी कि हम ऐसा कॉन्क्लूड यानी कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए क्लासिकल ऑटोमेशन संरचना सबसे अच्छा समाधान प्रस्तुत नहीं करती है, क्योंकि यह ऑर्डर फ्लो और शॉप फ्लोर में डायनेमिक चेंजेस के अनुकूलन होने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि पर्याप्त फ्लेक्सिबल नहीं है। Distributed MES solution where most of the functions are decentralized is expected to the more suitable for the reconfigurable production system. For full support of reconfigurable system, a continuous flow of information like vertical and horizontal integration between all elements shown in figure 1.4 should be रियलाइज। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड MES सॉल्यूशन जहाँ अधिकांश कार्य जो है वो डिसेंट्रलाइज है, कॉन्फ़िगरेबल करने योग्य प्रोडक्शन सिस्टम के लिए अधिक उपयुक्त होने की उम्मीद है। रिकॉन्फ़िगरेबल करने योग्य प्रणालियों के पूर्ण समर्थन के लिए सभी तत्वों के बीच इंफॉर्मेशन का एक कंटिन्यूस फ्लो, आइधर वो वर्टिकल भी हो सकता है या तो फिर हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन जो है वो होना चाहिए। ओके, उनका रियलाइजेशन जो है वो होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जो फर्स्ट वाली फिगर देखी थी तो उसमें जो है वो साइड में एक ऐसा एक इंटरफेस खुला हुआ था। उसके उस फिग में आप जाके देख लो तो उसमें क्या था कि भाई इंडस्ट्री 4.0 IT सपोर्ट एंड कंट्रोल एलिमेंट था। ओके, जो उस फिगर में जो है वो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था आपको कि मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा। तो ये जो है वो है इंडस्ट्री 4.0 IT सपोर्ट एंड कंट्रोल एलिमेंट, जहाँ पर हम देख सकते हैं VNC यानी कि वर्चुअल न्यूमेरिकल कंट्रोलर है। फिर आता है स्काडा यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। फिर MES यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। VRC यानी कि वर्चुअल रोबोट कंट्रोल। फिर आता है PLC यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फिर आता है RC यानी कि रोबोट कंट्रोलर और CNC यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये सब जो है वो IT सपोर्ट एंड कंट्रोलर एलिमेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो यहाँ तक समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियोज़ में पुट आउट करते रहता हूँ फ्रेंड्स। ओके, और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, जैसे व्यूज़ अगर वह बढ़ते तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही मैं वीडियोज़ पुट आउट करते रहता हूँ। ओके, और पुट आउट करता रहूँगा। प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट दीजिए। अदर चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, GTU स्टूडेंट्स। ओके, यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब करो। ओके देन, बाय।